वेलकम दोस्तों। आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं वेबल्स प्लान। तो वेबल साहब की योजना क्या है कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि वेबल साहब एक योजना लेकर आए। योजना क्या है? योजना कहती है कि भाई हम भारतीयों को और अधिकार देने के लिए तैयार हैं। हम एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे जिसमें अधिकांश भारतीय हो। तो हमें कुल मिलाकर देखना होगा कि आखिर यह वेबल साहब चाहते क्या है, या ऐसा कहें कि ब्रिटिश सरकार इस तरह की योजना लेकर क्यों आती है, आखिर स्थितियां क्या है। तो अगर हम उद्देश्यों की बात करें, ब्रिटिश सरकार के उद्देश्यों की बात करें, तो ब्रिटिश सरकार क्या चाहती है? ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य, इनके उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है कि युद्ध में भारतीयों का पूर्ण समर्थन प्राप्त करना। द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का पूर्ण सहयोग। तो ऐसा तो आपने गिफ्ट मिशन में भी किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुई थी। चलिए इन्हीं में देखते हैं और किस तरह की सहायता आपको चाहिए, किस तरह का सहयोग आप चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि भारतीय युवा अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में ब्रिटिश फौज में भर्ती हों, ब्रिटिश फौज में भर्ती हों। चलिए, ये फौज में भर्ती करना चाहते हैं। और तीसरा ये क्या चाहते हैं कि भारत एक खनिज संपदा के मामले में बहुत ही समृद्ध देश रहा है। तो ये चाहते हैं कि भारतीय खनिजों का, भारतीय खनिज खनिजों का युद्ध में उपयोग हो। और क्या चाहते हैं भाई? आप एक और चीज चाहते हैं कि युद्ध के लिए धन इकट्ठा हो। और क्या चाहते हैं आप? और चाहते हैं कि भारत में कुछ उद्योग थे, तो उन उद्योगों में सैनिक सामग्री बनाई जाती थी। जैसे बूट, सैनिकों के लिए बूट, पैकिंग के लिए घोड़ा, चट्टी, जीन्स इत्यादि। तो कहते हैं कि भारतीय उद्योगों से युद्ध सामग्री चाहते हैं। तो चलिए भाई, आप चाहते हैं, ये तो अच्छी बात है। तो हम अगर पीछे थोड़ा सा देखें तो क्रिप्स मिशन योजना में भी लगभग इसी तरह की बात चाहते थे। तो ये चाहते थे, लेकिन वो तो सफल हुआ नहीं। तो ये जानते हैं, वेबल साहब को अच्छी तरीके पता है कि ये आसानी से मानने वाले नहीं हैं, पुराने फॉर्मूले पर चलने से नहीं होगा। भारतीयों के लिए एक और अधिक आकर्षक योजना लेकर जानी होगी, एक ऑफर लेकर जाना होगा और उन्हें समझाना होगा कि भाई हम आपके साथ पावर शेयरिंग के लिए तैयार हैं। हम
आपके स्वराज के लिए, आपकी आजादी के लिए, और युद्ध के बाद आपके संविधान बनाकर आपके स्वतंत्रता के लिए भी अग्रसर हैं। तो इन चीजों को लेकर ये क्रिप्स योजना बनाना शुरू करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अंग्रेजों को ऐसी जल्दीबाजी क्या है भाई? आपने अभी क्रिप्स मिशन तो भेजा ही था, तो क्रिप्स मिशन तो सफल हुआ नहीं आपका, तो आप फिर क्यों चाहते? तो उसके भी के लिए हमको समझना होगा कि इस समय विश्व की स्थिति क्या। तो विश्व की स्थिति को जब हम देखें तो क्या हो रहा था कि पहला युद्ध यूरोप में कमजोर पड़ रहा है, कमजोर पड़ गया था, ठीक है। और एशिया में युद्ध की भयानकता बढ़ते जा रही है, भयानकता बढ़ गई है। और तो और अगर हम क्लियर वे में देखें तो जापान, जो एक ध्रुवी राष्ट्रों का सहयोगी था, जर्मनी वगैरह का, तो ये जापान क्या कर रहा है कि जापान कलकत्ता पर आक्रमण का अल्टीमेटम दे रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है वो कलकत्ता पर। दोस्तों, क्लियर बात है कि जापान को भारत से कोई शत्रुता नहीं, जापान भारत के लोगों का बुरा करना नहीं, जापान भारत में कोई विध्वंस मचाना नहीं चाहता है। लेकिन ये ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में यह भारत एक ऐसी कॉलोनी थी जो अंग्रेजों को शक्ति प्रदान करती थी। तो अंग्रेजों को चोट पहुंचाने के लिए ही जापान आक्रमण कर रहा है। अब देखिए, और आगे कई घटनाएं हैं जो अंग्रेजों के लिए बड़ी मुश्किल थी। ये जापान क्या कर रहा है, ये जापान बर्मा पर लगभग कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। और क्या हुआ कि यहीं से ये सुभाष चंद्र की सेना, सुभाष चंद्र बोस की सेना, जिसे हम INA कहें, भारतीय राष्ट्रीय आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, ये क्या कर रहा है कि INA बर्मा होते हुए मणिपुर अभी चुकी है, मणिपुर। और मणिपुर में क्या कर रही है, अपनी सेना का मुख्यालय बना ली, अपनी सेना का मुख्यालय बना लिया, मुख्यालय बना लिया। और यही नहीं, ये मणिपुर के मोइरांग से होते हुए, मोइरांग में ये मुख्यालय बनी थी, मोइरांग से होते हुए इम्फाल, कोहिमा, नागालैंड तक ये एक तरह से अंग्रेजों को वहां पराजित कर रही है। छठी बात क्या है कि अंडमान निकोबार, निकोबार पर जापानियों का कब्जा, और आगे आजाद हिंद
सरकार को सौंपना, सरकार को सौंप दिया। तो ये वही समय था 43, 44, 45 का, जब जापान ने अंडमान निकोबार पर कब्जा किया और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो आजाद हिंद सरकार थी उसको दे दिया। वहीं पर नेताजी भारत के प्रथम आजादी दिवस का, प्रथम स्वतंत्र भारत के झंडे का को लहराया और एक तरह से अंडमान निकोबार भारत की पहली स्वतंत्र। तो अब क्या है कि इन सारी चीजों से अंग्रेज दबाव में है। तो अंग्रेज समझ रहे हैं कि जब तक भारत का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक ये जापान से या मित्र देशों से कहें पार पाना इनके लिए संभव नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि भारतीय उनका समर्थन करें। अब उनके मन में एक संकोच भी है। उनके मन में संकोच क्या है कि यदि भारतीय नेतृत्व, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे या दूसरे संगठन के भी जो बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, अगर वो भारतीयों को मना करते हैं कि नहीं भाई हम अंग्रेजों के लिए फौज में नहीं जाएंगे, तो भारतीय लोग फौज में भर्ती तो होंगे। पहली बात। दूसरी बात कि जो लोग पहले से फौज में थे वो भी भारत की सीमा से बाहर जाकर यूरोपीय देशों या जहां जहां अंग्रेज लड़ रहे थे उन सीमाओं पर लड़ने से परहेज करना शुरू कर देगी, आनाकानी करना शुरू कर देगी। इससे भी अंग्रेजों को झटका लगने वाला है। अगर मजदूर यहाँ हड़ताल कर दें तो खनिजों से खनिज पदार्थ नहीं निकल पाएंगे, तो युद्ध के लिए जो आवश्यक खनिज पदार्थ हैं वो अंग्रेजों को और मित्र राष्ट्रों को नहीं मिल पाएगा। यहाँ जो उद्योग थे वो भी अगर अंग्रेजों का साथ नहीं दें, वहां भी मजदूर काम नहीं करें, उस लक्ष्य के साथ काम नहीं करें, उस जोश जज्बे के साथ काम नहीं करें, तो क्या होगा कि उनकी सेना आपूर्ति पर थोड़ा ही सही लेकिन असर तो पड़ेगा। तो अंग्रेज समझ रहे थे कि भारतीयों के साथ अब समझौता करना जरूरी है। तो अब क्या होता है कि जो भारत के वायसराय थे लिंगलिथो साहब, लॉर्ड लिंगलिथो, इनका कार्यकाल पूरा हो गया। कार्यकाल पूरा हो गया। पूरा हुआ कब? 1943 में। और इनकी जगह पर अब का कौन आ गए? तो इनके स्थान पर आ गए, इनके स्थान पर लॉर्ड वेबल। ठीक है। और जो भारत सचिव थे, तो वो भारत सचिव भी क्या थे कि वो भी बदल गए, लॉर्ड एमडी हो गए। तो लॉर्ड एमडी हो गए भारत सचिव, भारत सचिव। तो अब इन लोगों ने सोचा, और दूसरी बात क्या है, रूस भी इन पर आरोप लगा रहा था कि ये जो चर्चिल की जो सरकार है भारत के राजनीतिक प्रश्नों का हल ढूंढने में विफल रही। और इंग्लैंड के भी जो विपक्षी दल के नेता थे कहा कि भाई चर्चिल साहब से तो कुछ हो नहीं रहा है, ये तो समाधान ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो नतीजा क्या था कि ये प्रेशर में थे, अंग्रेज अब दबाव में हैं, और ये क्या करते हैं, लॉर्ड बेबल जैसे ही आप यहाँ आते हैं 1944 में, तो 1944 में आते ही ये शुरू कर देते हैं कि भाई भारतीयों के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हम उन्हें देना चाहते हैं। अब क्या देना चाहते हैं? तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, प्रेस रिलीज के द्वारा क्या करते हैं कि अपनी एक योजना सामने रखते हैं। तो अब हम देखिए, अच्छा इसमें देखिए अब क्या है कि ये जो लॉर्ड बेबल हैं, और तो एमडी भी इसमें शामिल, एमडी। तो जैसे तो इसको हम लॉर्ड बेबल और एमडी योजना भी एक साथ कह सकते हैं। तो ठीक है। अब इनकी योजना क्या है? ये कहते हैं कि वायसराय के कैबिनेट
में क्या सुधार कर दीजिएगा भैया। तो ये सुधार ऐसा करना चाहते हैं कि उसमें अधिक से अधिक भारतीय सदस्य हों, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक भारतीय। चलिए, और यही नहीं रुकते हैं, आगे कहते हैं कि हम केवल भारतीय सदस्य को नहीं, हम तो कहते हैं कि ये कहते हैं कि भाई वायसराय, वायसराय और सेना प्रमुख को छोड़कर सारे सदस्य भारतीय, सारे सदस्य भारतीय हो, यहां तक तैयार है। तो यहां देखिए, जब ये सारे, यहां तक कि युद्ध मंत्री भी भारत से ही चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि वायसराय की कैबिनेट में अगर इस तरह का परिवर्तन होता है तो एक तरह से भारतीयों के हाथ में राजनीतिक और शासन चलाने की शक्ति तो बढ़ेगी। चलिए भाई, ये काम तो आप कर रहे हैं कि ये हम कर देंगे, लेकिन कहते हैं क्या कि ये जो सरकार होगी वो क्या होगी, एक प्रोविजनल राष्ट्रीय सरकार होगी। ये भारत के लिए कार्यकारी राष्ट्रीय सरकार के रूप में काम करेगी, के रूप में काम करेगी। चलिए, ये बात भी ठीक है कि अब तो ये है नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, अब नेशनल गवर्नमेंट की बात तो आप कर ही रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे कि यहाँ एक राष्ट्रीय सरकार का गठन करेंगे, लेकिन कहते हैं कि भाई हमारे भी तो हित निहित है। तो कहते हैं कि क्योंकि ब्रिटिश सरकार का शासन भारत से अंत नहीं हो रहा है, अभी भी इसका शासन चलेगा, तो एक हाई कमिश्नर, एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति होगी, और ये हाई कमिश्नर क्या करेंगे, ब्रिटिश हितों की देखा, ब्रिटिश हितों की लिए और आगे क्या कहते हैं कि भाई तो हम सरकार तो बना ही नहीं रहे हैं, अब इसमें हम और क्या करेंगे कि ये क्या करेंगे कि ये सीमा रेखा, ये जो नई सरकार होगी, नई सरकार भारत के सीमा रेखा और आदिवासियों के मसले पर, आदिवासियों के मसले पर निर्णय नहीं, ये चाहते हैं कि भाई आप भारत के बॉर्डर को ही चेंज कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो आदिवासी हैं उनकी समस्याओं का निराकरण आप न करें। चलिए, ये भी कर देते हैं कि भाई ये तो हो जाएगा। अब क्या कहते हैं कि ये जो प्रांतों में जो गवर्नर द्वारा शासित थे, गवर्नर द्वारा शासित थे, शासित थे
वहां फिर से सरकार का गठन होगा, फिर से सरकार का गठन। अब हम आपको याद दिला दें कि भाई 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें सरकारें बनी थी। 8 प्रांतों में तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2 में मिली जुली सरकारें बनी थी, 1 प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। ये कहते हैं कि फिर से हम प्रांतीय, लेकिन 39 में क्या हुआ था कि ये प्रांतीय सरकारें कांग्रेस शासित राज्यों के इस्तीफा देती है कि नहीं, वहां हम इन लोगों को क्या करेंगे कि हम फिर से वहां सरकार का गठन चाहते हैं ताकि वह काम कर सकें। चलिए ये काम भी कर लिया। और कहते हैं कि भाई जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसमें क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। तो ये काम भी ये करना चाहते हैं कि भाई वहां हिंदू, और कहते हैं क्या कि आप ये जो नई सरकार बनेगी, ये नई सरकार भारत का संविधान नहीं बना सकती। जब युद्ध समाप्ति के बाद समय आएगा तो जनता के प्रतिनिधियों का एक संविधान सभा बनेगा और वही संविधान सभा सरकार। ऐसा नहीं कि आपकी सरकार बन गई, अब आप क्या करें कि अब तो केंद्र में भी बन रही है एग्जीक्यूटिव परिषद का, जब आप पुनर्गठन कर रहे हैं वहां भी भारतीय होंगे, प्रांतों में आपकी सरकार बन रही है, क्या कि नहीं 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 हम तो अपना संविधान बना ले। ऐसा नहीं, संविधान बनाना ये संविधान सरकार नहीं बनाएगी, संविधान का निर्माण सरकार द्वारा नहीं बल्कि क्या होगा जनप्रतिनिधि, तो ये पूरा का पूरा मामला तय हो जाता है। तो अब कहते हैं कि भाई अब लिंग छो, अब इसको लेके आगे कैसे चले। तो ये क्या करते हैं कि जितने बड़े नेता हमारे जेल में थे, कांग्रेस के हों या जिस भी संगठन से हों, उन सबों को जेल से छोड़ देते हैं और घोषणा करते हैं कि आइए हम शिमला में बैठते हैं, बैठकर स्पष्ट रूप से बातचीत कर लेते हैं, बातचीत के बारे में इसे हम कह सकें कि ये स्वीकार्य है और तब हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो 1945 में ये क्या करते हैं कि 1945 में आके ये शिमला में समझौता करते हैं। अब चलिए 1945 का शिमला समझौता, तो इस शिमला समझौता में अब कांग्रेस भी क्या है, दबाव में तो थी, बार बार कुछ हो नहीं पा रहा है। इधर क्या हो रहा है कि सांप्रदायिकता अब जहर उगलने पर लगी है, अंग्रेजों का भी दबाव है। चलो, और ये ऑफर भी पहले जितने तरह के ब्रिटिश सरकार ने लोगों को खुश करने की कोशिश की, सबसे बड़ा ऑफर था ये आपको बेबल की योजना में, क्योंकि आप केंद्र में भी, अरे 1935 का विरोध तो इसीलिए किए थे कि भाई प्रांतों में हमें अधिकार दोगे लेकिन केंद्र में नहीं। अब तो लोग केंद्र में युद्ध मंत्रालय तक तुमको दे रहे हैं सारे, बल्कि हम तो आपको यहां तक ऑफर दे रहे हैं कि अगर आप चाहें तो वायसराय और सेना प्रमुख, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इन 2 को छोड़ के सारे भारतीय हों। तो ये ऑफर तो कांग्रेस क्या चाहती है, हालांकि कांग्रेस को आपत्तियां है। कांग्रेस को आपत्ति ये है कि भाई भारत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है, तो आप जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो गठन करेंगे उसमें हिंदू मुसलमानों की संख्या बराबर क्यों कर रहे हैं, तो यह आपत्ति थी। लेकिन मुस्लिम लीग को इसमें सबसे ज्यादा
मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग की आपत्ति क्या है? सबसे पहली बात तो यहां पाकिस्तान निर्माण का कोई संकेत नहीं, संकेत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो गठन होने वाली है, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये कांग्रेस के नेतृत्व में वायसराय के कार्यकारी काउंसिल का गठन होना था। तो कहा कि नहीं भाई, आप पहले से क्यों तय कर देंगे कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही होगा, मुस्लिम लीग का क्यों नहीं होगा? ये भी इनकी आपत्ति है। तीसरी आपत्ति, और जो सबसे बड़ी आपत्ति है, अब सबसे बड़ी आपत्ति क्या है? कहा कि मुस्लिम लीग को आप डिक्लेयर कर दो कि मुसलमानों के हितों का एडवोकेसी करने का अधिकार केवल और केवल मुस्लिम लीग। ये चाहते हैं कि हम उसके क्या बन जाए, कि हम उसके मालिक मुख्तार बन जाए। मुसलमानों की जो भी समस्या हो वो हमारे इच्छा से, हमारे द्वारा तय किया जाए, उसमें किसी दूसरे दल का, क्योंकि मुसलमानों में भी कई पार्टियां थी, मुस्लिम किसान पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी, मुस्लिम फ्री मुस्लिम पार्टी थी, लेकिन कहा कि नहीं, कोई नहीं, मुस्लिम लीग अकेला एकमात्र घोषित कर दो कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों के हितों की रखवाली। अब इतफाक भाई हम तो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो जब इनसे नाम मांगा जाने लगा, कहा कि नहीं नहीं हम इसमें शामिल नहीं होंगे। नतीजा क्या हुआ कि जब मुस्लिम लीग घोषित कर देती है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, तो क्या होता है कि यह पूरी की पूरी योजना ही। तो दोस्तों, वावेल योजना एक तरह से कहे भारतीयों के लिए भी एक अच्छी योजना थी। इनके पास काफी शक्तियां रही थी, कार्यकारिणी के ये प्रमुख बन रहे थे, ये मंत्री के रूप में काम करते, पूरे केंद्र में काम करते, लेकिन मुस्लिम लीग के जिद के कारण, खासकर मोहम्मद अली जिन्ना के जिद के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। तो यह वावेल योजना की असफल योजना रही। दोस्तों, आपसे आग्रह है, आप इस चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जानने वाले, अपने दोस्तों, अपने परिचितों के साथ इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।